Hi guys, welcome back. This is डॉक्टर संदीप तिवारी. गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में थॉमस ग्रे के एलिजी के अगले 4 स्टेंजास को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम उसके अगले 4 स्टेंजास को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो देखिए, इससे पहले हमने जो लास्ट स्टेंजा में या लास्ट लेक्चर के लास्ट स्टेंजा में जो हमने बात कही थी वो ये थी कि लास्ट में जब पोएट ने जो सिंपल या जो हम्बल या जो पुअर फोर फादर्स जो वहाँ पे चर्च यार्ड में दफन हैं उनके हिस्ट्री के बारे में या उनके वर्क के बारे में बताने के बाद वो किन को एड्रेस किया था. एक तो एम्बिशियस पर्सन्स को एड्रेस करते हुए कहा था कि उनके वर्क का या उनके सिंपल लाइफ का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. दूसरा, उसने ग्रेट पीपल को भी एड्रेस करते हुए कहा था कि उनकी सिंपल स्टोरी सुनकर के आपको तिरस्कारपूर्ण स्माइल नहीं देनी चाहिए. उसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए पोएट कहता है कि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल द वेल्थ एवर गेव अवेट्स लाइक द इनविटेबल आवर, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. बहुत अच्छा स्टेंजा है बच्चों, और इस स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो एक यूनिवर्सल मैसेज देने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस लाइन है, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है, पहले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूं कि जो आप लोग बोस्ट मतलब सेखी बघारना या बढ़ चढ़ करके शो ऑफ करना, दिखावा करना, किसका? हेराल्ड्री का, अपने पूर्वजों का कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं मेरे पिताजी ये, इस चीज़ का जो आप दिखावा करते हो या सेखी बघारते हो, चाहे वो पॉम्प ऑफ पावर, चाहे अपने पावर का क्या हो, शो ऑफ करना हो, चाहे ब्यूटी हो, कितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ हो, चाहे कितना भी वेल्दी पर्सन हो, ये सारी की सारी चीज़ें अवेट्स अलाइक, एक जैसे ही इंतजार करती हैं. किसका? इनविटेबल आवर मतलब डेथ. ये सारी की सारी चीज़ें किसका इंतजार करती हैं? डेथ का. कहने का मतलब ये सारी की सारी चीज़ें मृत्यु को प्राप्त होती हैं या ख़त्म हो जाती हैं. और इसीलिए लास्ट लाइन में वो कहता है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसका रास्ता किधर को जाता है? ग्रेव की तरफ ही जाता है. मतलब कोई भी चीज़ हो इस संसार का, एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय वन डे, एक दिन उसका विनाश निश्चित है. यही कहना चाह रहा है पोएट इस स्टेंजा के थ्रू. तो देखिए क्या कहता है पोएट. कहता है पर्सन्स हु आर प्राउड ऑफ देयर एंशिएंट एंड हाई डिसेंट्स, ऐसे व्यक्ति हु आर प्राउड जो कि घमंड करते हैं. किसका? ऑफ देयर एंशिएंट एंड हाई डिसेंट, अपने पूर्वजों का, अपने ग्रेट पूर्वजों का. और कहता है पर्सन्स हु मेक अ डिस्प्ले हु शो ऑफ देयर अथॉरिटी, और ऐसे व्यक्ति जो अपनी अथॉरिटी का शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, पॉम्प करते हैं. फिर कहता है एंड पर्सन्स हु हैव पोजेस ब्यूटी एंड गुड लुक्स, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास ब्यूटी है, गुड लुक है. और लास्ट में कहता है एंड पर्सन्स हु एंजॉय ऑल द प्लेजर एंड वेल्थ, ये सारे के सारी चीज़ों के बारे में कह रहा है. क्या कहता है वो? ऑल दीज विल वन डे फॉल विक्टिम टू डेथ, ये सारी की सारी एक दिन शिकार हो जाएंगी. किसकी? डेथ की. या दे ऑल डिस्ट्रॉय वन डे, ये सारी की सारी चीज़ें एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. ओके तो आगे कहता है वो ऑल द स्पेक्टिकुलर एक्सप्लॉइट्स ऑफ अ मैन फॉर हिज मिलिट्री कॉन्कर्स मस्ट अल्टीमेटली लीड हिम टू डेथ. कहने का मतलब पोएट ये कहना चाह रहा है कि द पर्सन्स हु फील प्राउड ऑफ देयर एंसेस्टर्स, ऐसे व्यक्ति जो अपने पूर्वजों का क्या करते हैं? प्राउड फील करते हैं. एंड द पर्सन्स हु शो ऑफ,
ऐसे व्यक्ति जो कि शो ऑफ करते हैं ऑफ देयर अथॉरिटी, ऑफ देयर पावर, एंड द पर्सन्स हु आर ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग, और ऐसे व्यक्ति जो कि ब्यूटीफुल हैं और गुड लुकिंग हैं, एंड द पर्सन्स हु आर वेल्दी, और ऐसे व्यक्ति जो कि अमीर हैं, दे ऑल विल बी विक्टिम ऑफ डेथ वन डे। ये है ना, अवेट्स लाइक द इनविटेबल आवर, मतलब वो लोग शिकार हो जाएंगे, दे विल बी विक्टिम, वो शिकार हो जाएंगे या शिकार बन जाएंगे किसका, द डेथ। या आप इसको अदर वर्ड्स में ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे, ऑल दीज विल डिस्ट्रॉय वन डे, ये सारी चीज़ें एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर वो लास्ट लाइन में क्या कहता है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, बोलता है ग्रेटनेस और एनी ब्यूटीफुल और गुड थिंग्स विल डिस्ट्रॉय वन डे, या विल गो टू ग्रेव, ये ग्रेव की तरफ जाएंगी या ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी वन डे। तो इस स्टेंजा के थ्रू पोएट यही कहना चाह रहा है और हमारे सामने एक मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज देना चाह रहा है कि हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो एक दिन डिस्ट्रॉय हो जानी हैं। ओके, इतना कहने के बाद पोएट फिर से प्राउडी पीपल को एड्रेस करता है, जो प्राउड फील करते हैं। पहले उसने एम्बिशियस पर्सन को एड्रेस किया, फिर उसने ग्रेट पर्सन्स को एड्रेस किया, नाउ ही एड्रेसेस टू प्राउडी पीपल। जो प्राउडी पीपल हैं उनको एड्रेस करते हुए क्या कहता है, नॉर यू ए प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम्ब नो ट्रॉफीज रेज, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइसेल and fretted vault, the pealing anthem swells the note of praise। अब इस स्टेंजा में पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ओ प्राउडी पीपल, वो घमंडी लोग, आप लोगों को बिल्कुल भी मजाक या बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहिए यदि इन बेचारे गरीब लोगों की कब्र के ऊपर कोई मेमोरियल या कोई टॉम्ब नहीं बना है। बनाते हैं ना कई लोग अपने नियर डियर या कोई उनके पसंदीदा जो पर्सन होते हैं उनकी कब्र के ऊपर कोई छतरी बनवा देता है और कोई कुछ बनवा देता है। तो कहता है कि प्राउडी पीपल, जो लोग तिरस्कारपूर्ण देखते हैं या मजाक बनाते हैं या कमेंट करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहिए अगर इन गरीब लोगों की कब्र पे कोई टॉम्ब नहीं है, कोई मेमोरियल नहीं है जहाँ पर लंबी लंबी लाइंस उनके प्रशंसा में लिखी जाती हैं। तो उनको इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए अगर इनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो क्या कहता है पोएट, कहता है ओ यू प्राउडी पीपल या प्राउड पीपल, यू शुड नॉट ब्लेम दीज हम्बल मैन, तुम्हें इम्प्यूट नहीं करना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए दीज हम्बल मैन, इन गरीब आदमियों की या इन निसहाय आदमियों की, if their friends or their relative did not erect or did not make any statue or other memorial along the long corridor of church under the arched and beautiful carved ceiling। fretted मतलब क्या हो गया, fretted का मतलब हो गया ornamented, जिसमें ornamented का मतलब यह नहीं कि हीरे मोती से सजाना, ornamented का मतलब ये हो गया कि कई बार छतरी लोग बनवा देते हैं ना कब्र के ऊपर छतरी, तो छतरी के अंदर की साइड की जो छत होती है तो उसमें देखो ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट कर दिया जाता है या उसमें शीशे के टुकड़े लगवा दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑर्नामेंटेड। वॉल्ट मतलब रूफ, अभी बताया अंदर की साइड की जो छत है उसकी बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि ओ यू प्राउड पीपल, प्राउड पीपल को एड्रेस करते हुए कहता है यू शुड नॉट ब्लेम, तुम्हें दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए दीज हम्बल मैन, इन गरीब आदमियों को, इफ़ देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव, यदि उनके मित्र या उनके जानकार
डिड नॉट इरेक्ट, बिल्कुल नहीं बनवाते हैं या क्रिएट नहीं करते हैं, एनी स्टेच्यू और मेमोरियल्स ओवर देयर ग्रेव, उनके कब्र पर, दैट आर आर्च्ड विद ब्यूटीफुली कार्व्ड सेलिंग, जो कि किससे ढका हुआ हो, ब्यूटीफुली कार्व्ड सेलिंग, अच्छे से सुसज्जित सेलिंग छत के द्वारा, विद इकोज द हाई साउंडिंग, और अगर वहाँ पे उनके लिए कोई हाई साउंडिंग या साउंड की व्यवस्था या उनके लिए कोई लाइंस नहीं लिखी गई हों या उनके लिए कोई प्रशंसा में उनके लिए कोई शब्द नहीं कहे गए हों, तो तुम्हें उन लोगों का मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें उन लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। तो इन लाइंस में पोएट प्राउड पीपल को एड्रेस करते हुए यही कहता है कि आप लोगों को बिल्कुल इन गरीब लोगों को जो यहाँ पे दफन है उनको दोष नहीं देना चाहिए। अगर उनके जानकार या उनके रिलेटिव उनके लिए कब्र के ऊपर कोई मोनूमेंट्स या कोई टॉम्ब या कोई स्मारक नहीं बनवाए हैं तो तुम्हें उनको दोष नहीं देना चाहिए। अगर वो उनकी कब्र के ऊपर कोई ऑर्नामेंटेड या कोई चित्रित छतरी नहीं बनवा देते या कोई ऐसी लाइंस नहीं लिखवा देते जिससे उनकी प्रशंसा की जा सके, अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो तुम्हें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो इस स्टेंजा में ये कहा। आगे देखते हैं। अब पोएट क्वेश्चन क्रिएट करता है इस स्टेंजा में। अगला जो स्टेंजा जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें पोएट दो क्वेश्चन क्रिएट करता है, दो क्वेश्चन पूछता है। क्या कहता है वो? कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूथ द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ? पहले दो लाइन में वो क्या कहता है कि आप लोग इस चीज़ का घमंड करते हो कि उसके कब्र पे ये बना है या उसके कब्र पे ये ऐसा है। तो क्या कहता है कि क्या आपके द्वारा जो उनके कब्र पे बनवाई जाती हैं चीज़ें या स्मारक वगैरह जो भी बनवाई जाती हैं, क्या ये सारी चीज़ें बैक टू इट्स मेंशन, बैक मतलब ला सकती हैं वापस, टू इट्स मेंशन, मेंशन मतलब डेड बॉडी में, फ्लीटिंग ब्रीथ एक हल्की सी भी सांस। कहता आप लोग घमंड करते हो ना कि उसके कब्र पर ये है, तो मुझे ये बताओ कि क्या वो सारी चीज़ें उनके शरीर में वापस से जान ला सकती है या उनके शरीर में वापस से एक भी सांस ला सकती है क्या? आगे वो बोलता है क्या उनके सम्मान में कहे गए शब्द या उनकी चापलूसी में कहे गए शब्द उनके कानों को जो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, क्या उनको आराम प्रदान कर सकते हैं? क्या उनको खुशियां दे सकते हैं? ये क्वेश्चन इन 4 लाइन्स में पोएट पूछता है। तो क्या कहता है पोएट? कहता है कि नो मैटर हाउ विविडली द डेड मैन्स लाइफ में बी डिपिक्टेड ऑन एन अर्न। अर्न मतलब अस्थि कलश जिसमें अस्थियां रखी जाती हैं उसकी बात कर रहा है कि नो मैटर, कोई मैटर नहीं होता है या कोई बात नहीं होती इस चीज़ से या कोई लेना देना नहीं है कि ए डेड मैन्स लाइफ में बी डिपिक्टेड ऑन एन अर्न। किसी कलश के ऊपर किसी की लाइफ के बारे में आप कुछ भी लिख दो या उसके संबंध में कुछ भी प्रशंसा वाले शब्द लिख दो, कोई मतलब नहीं रखता ये। और हाउ लाइफ लाइक स्टेच्यू और ऑफ अ डेड मैन में बी एनिमेटेड बस्ट, मतलब क्या हो गया? लाइफ लाइक स्टेच्यू। कई बार लोग क्या करते हैं अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनवा के रख देते हैं, तो बोलता है इसका भी कोई मतलब नहीं है। चाहे आप अस्थि कलश रख लो और उस पर कुछ लाइंस लिखवा लो, चाहे आप मूर्तियां बनवा लो जो जीवंत लगती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जीवित हैं, ऐसी मूर्तियां बनवा लो, इन सब का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द डिपार्टेड सोल टू इट्स बॉडी, क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि जो सोल बॉडी से डिपार्ट कर चुकी है, जा चुकी है, उसको वापस लाया जा सके। ओके, फर्स्ट 2 लाइन में उसने क्या कहा कि नो मैटर हाउ विविडली या हाउ
variously, a dead man's life is depicted on an urn. एक कलश पे एक डेड मैन की लाइफ को किस तरह से डिपिक्ट किया गया है, किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है. देयर इज नॉट एन इश्यू, इसका कोई मतलब नहीं है, या इट डजेंट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं होता है, या इसका कोई मतलब नहीं होता है. और हाउ लाइफ लाइक स्टेच्यू ऑफ डेड मैन मे बी, एंड इट ऑल्सो डजेंट मैटर हाउ लाइफ लाइक स्टेच्यू ऑफ ए डेड मैन मे बी. और ये भी मतलब नहीं रखता कि एक व्यक्ति की कैसी जीवंत मूर्ति बनाई गई है. बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द डिपार्टेड सोल टू इट्स बॉडी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि जो आत्मा शरीर से निकल चुकी है उसको वापस उसमें लाया जा सके. तो आप चाहे अस्थि कलश को सजा लो, चाहे उनके लिए मूर्तियां बनवा लो, बट इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक देम टू देयर बॉडी. ये इम्पॉसिबल है कि आत्मा को उनकी बॉडी में वापस लाया जा सके. आगे वो क्या कहता है कि ट्रिब्यूट्स पेड टू डेड मैन, लिखा है ना, ऑनर्स वॉइस. ऑनर्स वॉइस मतलब उनके सम्मान में कहे गए जो शब्द हैं, जिसको आप श्रद्धांजलि भी कहते हो. ट्रिब्यूट्स मतलब श्रद्धांजलि. पेड टू डेड मैन, जो कि डेड मैन को दी जाती है. विल नॉट इन लिस्ट, विल नॉट इन लिस्ट, बिल्कुल भी नहीं. स्टिर मतलब हिला सकती हैं. हिज लाइफलेस बॉडी, उसकी लाइफलेस बॉडी को. एंड वर्ड्स ऑफ प्रेज, और प्रशंसा में कहे गए जो शब्द हैं, जो फ्लैटरी है, विल नॉट बी हर्ड बाय दीज डीफ ईयर्स, बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती इन बहरे कानों के द्वारा. आगे वो क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना कि ट्रिब्यूट्स पेड टू डेड मैन विल नॉट इन लीस्ट स्टिर हिज लाइफलेस बॉडी. हम लोग जो श्रद्धांजलि देते हैं वो बिल्कुल भी इस बॉडी को नहीं हिला सकती. एंड द वर्ड्स ऑफ प्रेज विल नॉट बी हर्ड बाय दीज डीफ ईयर्स, और जो उनकी प्रशंसा में कहे गए शब्द हैं ये भी इन बहरे कानों के द्वारा नहीं सुने जा सकते. आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि द वर्ड्स ऑफ प्रेज विल नॉट प्रोवाइड अ लिटिल बिट कंसोल या अ लिटिल बिट कंफर्ट टू दीज डेड पर्सन. बिल्कुल भी आराम नहीं प्रदान कर सकते, या बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते ये जो डेड पर्सन्स हैं. ओके, तो चलिए अगले स्टेंजा में देखते हैं क्या है. अब इतना कहने के बाद पोएट पहले तो एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे कौन से लोग दफन हैं, और फिर उनके वर्क्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया. फिर उसने प्राउडी पीपल को, उसने ग्रेट पीपल को, उसने एम्बिशियस पीपल को एड्रेस करते हुए कहता है कि तुम लोगों को मजाक नहीं बनाना चाहिए, तुम लोगों को दोष नहीं देना चाहिए, और तुम लोगों को तिरस्कारपूर्ण हंसी नहीं देनी चाहिए इन लोगों के ऊपर. फिर उनसे क्वेश्चन करता है कि या तुम्हारे द्वारा जो स्टोरी, जो अर्न क्रिएट किए जाते हैं, या अर्न के ऊपर जो उनकी स्टोरी लिखी जाती है, या जो लाइफ लाइक स्टेच्यू हैं, ये क्या डेड बॉडी में वापस से जान ला सकते हैं, या जो डिपार्टेड सोल है वापस से डेड बॉडी में ला सकते हैं. बोलता है इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है. फिर वो कहता है कि चाहे तुम सम्मान में, मरे हुए व्यक्ति के सम्मान में कितने भी शब्द कह लो, कितनी भी श्रद्धांजलि दे दो, दे विल नॉट प्रोवाइड अ लिटिल बिट रेस्ट या लिटिल बिट हैप्पीनेस टू दीज डेड बॉडी. वो बिल्कुल भी खुशियां नहीं प्रदान करने वाली हैं इन डेड बॉडीज को. अब पोएट क्या करता है आगे की स्टेंजाज में कि वो पॉसिबिलिटी दिखाता है कि यहाँ पे जो लोग दफन है ना, उन लोगों के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हो सकती थी, या कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिन क्वालिटीज के साथ वो इस दुनिया से अलविदा कर जाते हैं. क्या कहता है, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, हैंड that the road of empire might have swayed or walked to ecstasy the living liar.
अब वो पॉसिबिलिटी दिखाता है पोएट कि हो सकता है कि इस कब्र में जो दफन लोग हैं ना, इसमें कुछ ऐसे हार्ट या कुछ ऐसे पर्सन हो जो कि फुल ऑफ सेलेस्टियल फायर, जो हेवनली इंस्पायर थे या जिसको स्वर्ग से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो दफन है कुछ ऐसे हाथ भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके अंदर इतना पावर था कि वो क्या कर सकें, एक साम्राज्य को रूल कर सकें या एक राज्य के ऊपर शासन कर सकें। तो इस स्टेंजा में वो यही कहने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कहता है पोएट, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दिस कंट्री चर्चयार्ड या इन दिस कंट्री चर्चयार्ड विच नोबडी केयर्स टू विजिट, जहां पे कोई भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता विजिट करने का, कंटेन्स द ग्रेव ऑफ मैन, इसने धारण कर रखा हो ऐसे व्यक्तियों को व्हेन दे लिव्ड, जब वो जिंदा थे, वर डिवाइनली इंस्पायर्ड बाय लॉफ्टी थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्या कहता है, इट इज पॉसिबल दैट इन दीज ग्रेव्स, it is possible that in these graves there are some persons, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं who were inspired by divinely या who were inspired by heaven, जो कि स्वर्ग से इंस्पायर्ड थे। फिर क्या कहता है, there are others who could have been great emperors and there are also some person या there may be also some persons who have quality of great emperors, कुछ ऐसे व्यक्ति भी यहाँ हो सकते हैं who had quality of great emperors, जिसके पास great emperors या महान सम्राट की क्वालिटीज भी थी। ओके, तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि it is possible that in these graves that are buried, the persons who are buried in these graves of churchyard, there may be some persons who had inspired by heaven, and it is also possible that there are buried some persons who had the ability of great emperor or great king, and it is also possible that there may be some persons who have the great quality of musician, है ना, एक्सटैसी द लिविंग लायर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले व्यक्ति की क्वालिटीज, ऐसा भी व्यक्ति यहाँ पे हो सकता है। तो बोलता है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट some other persons who are buried here could have distinguished themselves as a great musician who could bring forth the celestial music from their lyres। मतलब it is also possible that there are buried some persons who had the great quality of great musician या who has the quality of great musicians and who could bring forth celestial music फ्रॉम देयर लायर्स, और जो दैवीय संगीत पैदा कर सकते थे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो इन 4 लाइन्स में पोएट ने केवल पॉसिबिलिटी शो की है कि क्या हो सकता है। इट इज पॉसिबल दैट हियर आर बरीड सम पर्सन्स हु हैड इंस्पायर्ड बाय हेवन, जो कि हेवन के द्वारा इंस्पायर्ड थे, and there is also possible it is also possible that there are buried, it is also possible that there are buried some other persons who had quality of great emperor, जिनके पास great emperor या great king की qualities थी। and it is also possible that here are buried, यहाँ पे दफन है some other persons who have the quality of great musician and who could bring forth celestial music या heavenly music from their lyres, और जिनके पास इतनी क्वालिटी थी कि वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से डिवाइन
म्यूजिक या हेवनली म्यूजिक को क्रिएट कर सकता था वो। तो इस स्टेंजा में उसने पॉसिबिलिटी दर्शाई। तो आई होप आज के भी 4 स्टेंजाज आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी होप के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टेंजाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।